गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग ठीक होंगे और कमेंट करके भी बताएं कि आप लोग का तबीयत कैसा है। और ठंडी बढ़ गई है, अपना केयर करिएगा। चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप्स टेकन टू प्रोमोट सोशल जस्टिस। मतलब इस स्टूडेंट कौन कौन से स्टेप्स है जो लिए गए हैं क्या करने के लिए? प्रोमोट सोशल जस्टिस, मतलब सोशल जस्टिस को, सोशल इक्वलिटी को बढ़ाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाए गए हैं, कौन कौन से कदम लिए गए हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टूडेंट दिया हुआ है आपका शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, SC ST का नाम आप लोग सुने होंगे स्टूडेंट। इसको पहले डिप्रेस्ड क्लास के नाम से भी जानते थे और इसको दलित भी के नाम से जानते हैं। और इसको गांधी जी ने हरिजन कहा था। गांधी जी ने क्या कहा था? हरिजन, हरिजन। और in the middle of the 19th century, the British government carried out an assessment of communities which were loosely referred to as the depressed class. स्टूडेंट 19th सेंचुरी की बात यहाँ पे हो रही है कि 19th सेंचुरी में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक असेसमेंट कराया था कम्युनिटीज़ को लेकर कि भारत में कम्युनिटीज़ का क्या कैसा परसेंटेज है, कौन कौन सी यहाँ कम्युनिटीज़ पाई जाती है। तो लगभग स्टूडेंट देखा जाए ना, तो वहाँ पे जो है ना डिप्रेस्ड क्लास देखने को ज़्यादा मिला। डिप्रेस्ड क्लास मीन वही दलित क्लास। डिप्रेस्ड मीन दबा हुआ, कुचला हुआ, जिसको लोअर कास्ट के नाम से जानते हैं। और भी इसके बहुत सारे अलग अलग लोकल लैंग्वेज में नाम है स्टूडेंट। तो द अर्ली पार्ट ऑफ द 20th century saw a variety of activities in the British Raj to assess the feasibility of the responsible self-government for India. करेक्ट स्टूडेंट। द अर्ली पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में तो उसने असेसमेंट करा लिया। 20th सेंचुरी के अर्ली पार्ट में देखा गया कि अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़, मतलब विभिन्न प्रकार के जो एक्टिविटीज़ थे इन द ब्रिटिश राज, मतलब ब्रिटिश राज में। ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय हमारे यहाँ शासन कर रही थी स्टूडेंट। हम लोग 20th सेंचुरी के लगभग मिडिल में जा कर के क्या हुए हैं? फ्रीडम हुए हैं। 1947 आपका कौन सा सेंचुरी होगा? 20th सेंचुरी की मिडिल के आसपास हम जाकर के फ्रीडम को प्राप्त किए हैं स्टूडेंट। टू एसेस द फिजिबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबल सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। और देखा जाए तो धीरे धीरे जो है स्टूडेंट आपका 20th सेंचुरी के आसपास धीरे धीरे जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वह रिस्पॉन्सिबल होती गई। मतलब कहने का मतलब है स्टूडेंट कि पहले जो है हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इंडिया को लेकर किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती थी। मेन जो उसका टारगेट था स्टूडेंट, मोर मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना था और इंडिया में रूल करना था। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जीरो थे, किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे। चाहे आप ड्यूअल सिस्टम देख लीजिए या उसके भी पहले बहुत सारा गवर्नमेंट ने जो रूल लॉन्च किया है, जिसमें केवल उसका मेन जो टारगेट है स्टूडेंट उसको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना और रूल करना है। इंडिया के बारे में किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिश गवर्नमेंट लेना नहीं चाहती थी। लेकिन 20th सेंचुरी के आसपास देखा गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी अब थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गई थी इंडिया के बारे में, थोड़ा सा एक्टिविटीज़ के बारे में, इंडियन एक्टिविटीज़ के बारे में। वन ऑफ द हॉटली contested issues in the proposed reform was the reservation of seats for the depressed class in provincial and central legislature. इसी का स्टूडेंट सबसे एक यहाँ पे इशू था सबसे ज़्यादा हॉटली, सबसे ज़्यादा उत्तेजनाजनक। हॉटली मतलब सबसे ज़्यादा एक्साइटेड, जो सबसे ज़्यादा मेन जो मुद्दा था उस समय का कौन सा था स्टूडेंट? रिफॉर्म ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। मतलब जो भी सीट्स था, जो भी रिजर्वेशन से रिलेटेड जो भी सीट्स थे उसमें क्या करना? रिफॉर्म करना। किसके लिए? द डिप्रेस्ड क्लास, मतलब जो दलित लोग थे, जो डिप्रेस्ड दबे हुए कुचले हुए लोग थे, जो लोअर कास्ट के लोग थे, उनके रिजर्वेशन को कहाँ पे फिक्स करना था? प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर। जैसे मतलब जो उस समय का लेजिस्लेशन था, कानून बनाने वाली संस्था थी, रूल करने वाली संस्था थी, उसमें भी मतलब छोटे लोगों या छोटे कास्ट के लोगों को क्या किया जाए? हिस्सेदारी दिया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड या सबसे ज़्यादा हॉटली जो मुद्दा था ना वही था, क्योंकि इसके पहले स्टूडेंट कोई डिप्रेस्ड क्लास का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, कोई इसके बारे में कुछ भी नहीं, कोई भी इम्पोर्टेंट स्टेप्स नहीं लिए जाते थे। तो एक स्टेप्स लिया गया कि मतलब प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेचर में इनका रिजर्वेशन क्या हो? फिक्स हो।
In 1935, the British passed the Government of India Act 1935, designed to give Indian provinces greater self-rule and set up a national federal स्ट्रक्चर। स्टूडेंट, इसी के दौरान हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसको एक्ट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, अगर इसके बारे में आप जब आगे पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पूरा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसका लगभग 50% से ज़्यादा या मैक्सिमम जो प्रोविजंस है ना, ये 1935 एक्ट से ही क्या किया गया है, लिया गया है। और इसको डिजाइन किया गया, क्यों डिजाइन किया गया स्टूडेंट? टू गिव इंडियन प्रोविंसेस ग्रेटर सेल्फ रूल। मतलब जो इंडिया के प्रोविंसेस थे, मतलब ब्रिटिश अपना हस्तक्षेप कम कर रही थी, और जो यहाँ पे लोकल या जो इसकी प्रोविंसेस थे उसके इम्पोर्टेंस को क्या कर रही थी, बढ़ा रही थी धीरे धीरे। अब नेशनल फेडरल स्ट्रक्चर, और एक तरह का देखा जाए तो यूनिटी, मतलब ये नेशनल था और ये छोटे छोटे प्रोविंसेस थे। तो इस तरह से देखा जाए कि मतलब गवर्नमेंट का जो मेन टारगेट था ना कि इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए, मतलब प्रोविंसेस को इंपॉर्टेंस दिया जाए, लेकिन ये जो प्रोविंसेस जो वो हमारे लिए ही क्या करें, काम करें, हमारे लिए ये क्या करें, काम करें। तो इस तरह का फेडरल सिस्टम देखने को मिलता है 1935 एक्ट में पहली बार, क्योंकि इसके पहले जो है ना अलग अलग प्रोविंसेस दो अलग अलग तरह से रूल करते थे, किसी भी तरह कोई सेंट्रल में इम्पोर्टेंस नहीं था। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लास वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द एक्ट विच केम इनटू फोर्स इन 1937। और स्टूडेंट 1935 के में ही जो हमारे डिप्रेस क्लास था या जो हमारा दलित लोग थे उनके लिए सीट क्या किया गया, रिजर्व किया गया, जिसको हमको देखने को मिलता है 1937 में। सबसे पहले स्टूडेंट 1935 में इस एक्ट के बनने के बाद पहली बार चुनाव होता है 1937 में, जिसमें आपको SC और ST के लिए रिजर्वेशन आपको क्या होता है, या रिजर्व सीट जो है रिजर्व किया जाता है उनके लिए। दिस एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रॉट द टर्म शेड्यूल कास्ट इनटू यूज। स्टूडेंट, और आपको बता दें पूरे इतिहास में, इंडियन इतिहास में ये पहला ऐसा टाइम है, पहली बार ऐसा जो हुआ है ना, जो शेड्यूल कास्ट का जैसा कोई नाम आया है, मतलब शेड्यूल कास्ट जैसे कोई नाम देखने को आपको क्या हुआ है, मिला है। कब? 1937 के इलेक्शंस में। दिस डिफिनीशन वाज clarify in the Government of India Scheduled Caste Order 1936, which contained a list or schedule of caste throughout the British administered provinces। और स्टूडेंट यहाँ पे और सारी चीज़ें हमें देखना है, क्या है करें कि दिस डिफिनीशन वाज क्लैरिफाइड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेड्यूल कास्ट ऑर्डर। और इसको और भी ज़्यादा क्लैरिफाई किया जाता है कब, इसमें और भी ज़्यादा स्टूडेंट क्लैरिफाई मीन उसमें और भी मतलब बिल्कुल आपको सामने दिखाई देने लगता है, बिल्कुल क्लियर हो जाता है कब, जब शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1936 आता है। शेड्यूल कास्ट ऑर्डर जब हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट 1936 ऑर्डर लेकर आती है ना, तो उसमें इस चीज़ को और भी अच्छे से डिफाइन कर दिया गया होता है। क्या इसमें होता है, विच कंटेंट अ लिस्ट, मतलब जिसमें एक लिस्ट होता है, और वो लिस्ट किससे रिलेटेड था, शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड, या उसको हम शेड्यूल लिस्ट भी बोल सकते थे या एक लिस्ट भी बोल सकते थे। थ्रू आउट द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेड प्रोविंस, जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही थी वहाँ पे इस तरह की लिस्ट देखने को आपको क्या होता है, मिलता है, जिसमें SC के बारे में और ST के बारे में कुछ विशेष प्रोविजंस, कुछ सीट रिजर्व किया गया है। Thus, these depressed communities got the name of scheduled caste and scheduled tribes। तब जाकर स्टूडेंट 10 मीन इस प्रकार जो हमारी जो डिप्रेस्ड कम्युनिटीज़ था, जो दलित लोग थे, उनको जाकर एक नया नाम मिल पाया, क्या, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिसको इसको हम लोग SC और ST के नाम से जानते हैं। SC मतलब शेड्यूल्ड कास्ट और ST मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स। मतलब कह सकते हैं स्टूडेंट कि सिंपल SC और ST का जो मेन इंपॉर्टेंस देखने को मिला ना, या उनका जो नाम है वो देखने को मिलता है 1935 के बाद ही। आफ्टर इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंटिन्यूड द एग्जिस्टिंग definition of scheduled caste and tribes, and through articles 341 and 342 gave the president of India and governors of state responsibility to
compile a full listing of cost and tribes and also the power to edit it later as required. स्टूडेंट जैसे ही हमारा कंट्री 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है स्टूडेंट, तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा थी, जिसको 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहले बैठक होती है। तो सबसे पहले उन्होंने एक लिस्ट बनाया या एक उसको भी डिफाइन करने का काम किया, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी डिफाइन करने का प्रयास किया। किस आर्टिकल के थ्रू? 344 और 341 और 342। अगर बाई चांस कोई मिस्टेक्स आवाज़ निकल जाती है स्टूडेंट, इसके लिए सॉरी। तो 341 और 342 आर्टिकल्स के तहत हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वह शेड्यूल कास्ट की और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में क्लियर करने का प्रयास किया। और इससे रिलेटेड जो पावर्स है स्टूडेंट, उसको हमारे स्टेट में गवर्नर को, स्टेट में किसको? गवर्नर को और सेंट्रल गवर्नमेंट्स में हमारे प्रेसिडेंट को दिया गया कि मतलब इस लिस्ट को बनाने का जो पूरी तरह से पावर होता है स्टूडेंट, उसमें किसी भी तरह का जोड़ना है, घटाना है, तो इसका पूरी तरह से पावर जो है हमारे प्रेसिडेंट के पास सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है और हमारे स्टेट में हमारे गवर्नर्स के पास होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में किसी भी तरह का ऐड करना, किसी भी तरह के रिक्वायर्ड हो तो उसमें संशोधन करने का राइट्स, ये पूरी तरह से किसको दिया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट को दिया गया है और स्टेट में आपको गवर्नर्स को दिया गया है। मतलब दूसरी बार अगर देखा जाए तो दूसरी बार शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की सबसे ज़्यादा जो चर्चा होती है जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है उस समय होती है। The actual complete listing of castes and tribes was made by 2 orders, the Constitution Scheduled Caste Order 1950 and the Constitution Scheduled Tribes Order 1950 respectively। और स्टूडेंट देखा जाए ना तो पूरी तरह से जो लिस्ट था शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड, यह 2 ऑर्डर के बाद पूरी तरह से जाकर क्या हुआ? तैयार हुआ। कौन कौन से ऑर्डर था स्टूडेंट? द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 और शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर 1950 के बाद, मतलब पूरी तरह से ये जाकर के जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का जो लिस्ट था ये जाकर के क्या हुआ? तैयार हुआ। चलिए स्टूडेंट, ये तो था हमारा स्टेप्स जो हमारी गवर्नमेंट स्टेप्स जो था जिसको सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था? ये स्टेप्स उठाया था। अब हम देखते हैं स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हाइलाइट्स, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से विशेष प्रोविजंस हैं इनके लिए, इसको देखते हैं। The Constitution provides a framework with a 3-point strategy to improve the situation of SC and ST। स्टूडेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना 3 मेन जो पॉइंट्स दिए गए हैं, 3 तरह से उनको SC और ST के बारे में, SC और ST का इम्प्रूवमेंट कैसे हो, मतलब इम्प्रूवमेंट के बारे में 3 स्टेप्स लिए गए हैं। 3 पॉइंट स्टेप्स है, देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं स्टूडेंट। सबसे पहला फर्स्ट है जो आपका प्रोटेक्टिव मेजर्स है। क्या है स्टूडेंट? प्रोटेक्टिव मेजर्स। प्रोटेक्टिव मीन प्रोटेक्शन का तो आप सभी लोग जानते हैं, सुरक्षात्मक या रक्षात्मक कह सकते हैं। मतलब ये एक तरह का रक्षात्मक उपाय है, मेजर्स मीन उपाय जो हमारी संविधान में किया गया है। कि सच एक्शंस विच आर रिक्वायर्ड टू इन्फोर्स इक्वालिटी टू एलिमिनेट एस्टाब्लिश्ड प्रैक्टिसेज दैट कॉज इनइक्वालिटी एंड टू प्रोवाइड प्यूनिटिव मेजर्स फॉर नॉट फॉलोइंग द लॉज। स्टूडेंट कह रहे कि सबसे पहले प्रोटेक्टिव मेजर्स में देखा जाए तो कह रहे कि सच एक्शंस विच आर रिक्वायर्ड, मतलब इस प्रकार के जो एक्शंस है वो कब रिक्वायर्ड होते हैं? टू इन्फोर्स इक्वालिटी, मतलब क्यों इस तरह के लाए जाते हैं कि आपकी सोसाइटी में क्या हो? इक्वालिटी आए। मतलब प्रोटेक्टिव मेजर्स का जो मेन टारगेट है वो सोसाइटी में इक्वालिटी लाना है और क्या दूर करना है स्टूडेंट? टू एलिमिनेट एस्टाब्लिश प्रैक्टिसेस डेट कॉज्ड इनइक्वालिटीज। और जो भी हमारे सोसाइटीज़ में इनइक्वालिटीज़ की बात करता है या इनइक्वालिटीज कोई भी प्रोविजंस जो है इनइक्वालिटी से रिलेटेड है तो उसको क्या करना है? एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट मीन हटाने की बात करता है इस तरह का मेजर्स। और जो भी इसको फॉलो नहीं करता है, मतलब इक्वालिटी लाने का प्रयास जो भी लोग नहीं करते हैं, जो भी मतलब इनइक्वालिटी वाला काम करते हैं, उसको क्या होगा?
प्यूनिटिव मतलब उसको दंडात्मक तरीके से या उसको मतलब कानून के द्वारा उसे क्या दिया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। सिंपल है कि प्रोटेक्टिव मेजर्स का मेन जो टारगेट हुआ है स्टूडेंट की हमारे सोसाइटी में क्या है, इक्वालिटी आए, और जो कोई भी इक्वालिटी लाने में हस्तक्षेप करता है, मतलब वो चाहता है कि इक्वालिटी ना आए, तो उसको हम कानून के द्वारा क्या कर सकते हैं, पनिशमेंट दे सकते हैं। A number of laws were enacted to put into effect the provisions in the constitution, और स्टूडेंट इसको लाने के लिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से वर्क करने के लिए बहुत सारी हमारी गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया है, बहुत सारी हमारी गवर्नमेंट ने क्या बना दिया है, लॉ, बहुत सारा लॉ उन्होंने बना दिया है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड द अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस एक्ट 1955, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया हुआ है कौन कौन से कानून बनाए गए स्टूडेंट, तो दो कानून यहाँ पे दिया हुआ है कि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस एक्ट 1955 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस एक्ट कब पास हुआ था, तो 1955 में हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट कब पास हुआ था स्टूडेंट, तो 1989 को हुआ था। और ये दोनों कानून क्यों पास हुआ था स्टूडेंट, कि हमारे सोसाइटी में इक्वलिटी को लाया जा सके, और जो भी इक्वलिटी लाने में हस्तक्षेप कर रहा है, बाधा पहुंचा रहा है, उसको क्या किया जा सके, इस कानून के तहत उसे पनिशमेंट दिया जा सके। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993, और तीसरा जो एक्ट था स्टूडेंट वह था एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर्स, मतलब जो मैनुअल तरीके से, मतलब हाथ से, आपने सुना होगा कि बहुत डर्टी जो ड्रेनेज होता है, नालियाँ होती है, उसमें आदमी को एंट्री करा करके उसे साफ करवाया जाता है। ये तो कहीं ना कहीं उसके राइट्स का क्या है, हनन है स्टूडेंट, उसके राइट्स में कमी है, और उसके फ्रीडम को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया जिसको हम लोग एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993 के नाम से जानते हैं। इसके तहत स्टूडेंट वो जो भी मतलब सफाई से रिलेटेड जो काम करने वाले लोग हैं, तो उनको मतलब मैनुअल जो बहुत ही डर्टी ड्रेनेज है, तो उसको मतलब उसमें उनको एंट्री करा के ना किया जाए, वहाँ पे क्या किया जाए, उसको टेक्नोलॉजी से करा ले जाए। इस एक्ट के द्वारा उसको रोकने का क्या किया गया, काम किया गया। क्योंकि आपने देखा होगा स्टूडेंट, जो भी ये सब काम करने वाले जो भी काम था, लैट्रिन साफ करना या जो भी ड्रेनेज में काम करने वाला थे, सब शेड्यूल कास्ट के लोग और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग करते थे, और अपर कास्ट के लोग मेन ऑफिसर्स होते थे, तो ज़बरदस्ती उनके साथ मिसबिहेव करते थे और उनको फोर्स करते थे कि आपको हाथ से ही काम करना है, आपको इसमें एंट्री करके काम करना है। तो इस तरह के एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने इस तरह का कानून बनाया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टूडेंट, ये आपका था प्रोटेक्टिव मेजर्स। सेकेंड है स्टूडेंट आपका सपोर्टिव मेजर्स। हम सपोर्टिव मेजर्स के द्वारा कैसे हम इनके इक्वलिटी को बढ़ा सकते हैं, कैसे सोशल जस्टिस ला सकते हैं, देखते हैं। सपोर्टिव मीन उनका सहयोग करके, उनको सपोर्ट करके हम कैसे इक्वलिटी ला सकते हैं, इसको देखते हैं। दिस प्रोवाइड्स पॉजिटिव प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट इन allotment of jobs and access to higher education as a means to accelerate the integration of the SC and ST with mainstream society। स्टूडेंट, जो सपोर्टिव वाला मेजर्स दिया हुआ है, उसमें हम कैसे इक्वलिटी ला सकते हैं स्टूडेंट, तो कह रहा है कि जितने भी प्रोविजंस है या जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड प्लेस है या जो भी जॉब से रिलेटेड प्लेस है, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे SC और ST को क्या कर सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मतलब उसको कुछ चांसेस दे सकते हैं, उसको थोड़ा सा रिजर्वेशन दे करके भी हम क्या कर सकते हैं, हम SC और ST में डिफरेंसेस को कम कर सकते हैं अपर कास्ट से, और उनको भी हम मेन स्ट्रीम में क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। मतलब आपने देखा होगा स्टूडेंट, जो कहीं कहीं कम पासिंग नंबर पे भी हमारे SC और ST ब्रदर्स के जो है ना जॉब हो जाती है, जबकि जनरल वाले की जॉब नहीं होती है। ऐसा इसलिए कि हमारी गवर्नमेंट इसको
सपोर्टिव लिया है कि SC और ST के जो भी कैंडिडेट हैं, हम जानते हैं कि उनके पास उतने रिसोर्स नहीं है जितना हमारे जनरल कास्ट के पास है या जनरल लोगों के पास है, तो इसको हम थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे ना, तो इनका जो डिफरेंसेज होगा वो भी कम हो जाएगा और ये मेन स्ट्रीम्स में क्या हो सकेंगे, आ जाएंगे हमारी सोसाइटी के। अफर्मेटिव एक्शन इज आल्सो कॉमनली रिफर टू एज अ रिजर्वेशन। और अफर्मेटिव एक्शन इसमें देखा जाए मतलब सबसे अच्छा इसका एग्जांपल दे सकते हैं रिजर्वेशन को लेकर के, सपोर्टिव वाले में, कि सपोर्ट में हमारी गवर्नमेंट बहुत सारा सपोर्ट कर देती है रिजर्वेशन को लेकर के। और रिजर्वेशन में जैसे चाहे वो जॉब हो, जॉब में रिजर्वेशन हो, या हमारे पार्लियामेंट में रिजर्वेशन हो, या हमारे एजुकेशन में रिजर्वेशन हो, तो यहाँ पे इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड्स करा करके और इनको मेन स्ट्रीम्स में लाने का क्या किया जाता है, कोशिश किया जाता है। चलिए स्टूडेंट देखते हैं थर्ड मेजर जो है आपका डेवलपमेंटल मेजर्स है। डेवलपमेंटल मेजर्स में क्या है देखते हैं, मतलब डेवलपमेंट करके इनका जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट करके जो इनका इनसे रिलेटेड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसको भी बढ़ा करके हम इनको मेन स्ट्रीम्स में क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। देखते हैं दिस प्रोवाइड्स फॉर resources and benefits to bridge the wide gap in social and economic conditions between the SC, ST and other communities। स्टूडेंट जो गैप है ना SC, STs और अदर जो कम्युनिटीज़ है उसके बीच में जो गैप है ना, बहुत ही ज़्यादा गैप था, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस था स्टूडेंट। तो हम गवर्नमेंट ने क्या किया या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया कि उस गैप को कम करने के लिए कुछ डेवलपमेंटल मेजर्स भी ला दिया गया, मतलब कुछ ऐसे स्पेशल डेवलपमेंट लाया गया जो केवल SC और ST के लिए ही था, जो अपर कास्ट के लिए नहीं था। तो हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट अगर उनको स्पेशल मेजर्स के द्वारा या डेवलपमेंटल मेजर्स के द्वारा अगर उनका थोड़ा सा डेवलपमेंट कर देंगे ना, जो तो उनका जो वो जो बैकवर्ड हैं, थोड़ा सा पिछड़े हैं, उनमें थोड़ा सा डेवलपमेंट हो जाएगा और मेन स्ट्रीम्स में वे आ जाएंगे। तो इस तरह से देखा जाए स्टूडेंट जो मेजर्स था ना, और 3 मेजर्स थे जो हमारे द कॉन्स्टिट्यूशनल हाईलाइट्स के, प्रोटेक्टिव सुरक्षात्मक मेजर, सपोर्टिव उनको हेल्प करके हम आगे बढ़ा सकते हैं, और तीसरा थर्ड जो था आपका डेवलपमेंटल मेजर्स, जैसे उनका विकास कुछ स्पेशल विकास करके हम उनको आगे ला सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है स्टूडेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप्स है, टॉपिक्स है स्टूडेंट आपका एक्शंस बाय द गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से एक्शंस लिए गए हैं SC और ST के को बढ़ाने के लिए, उसको आगे लाने के लिए, SC और ST के का जो डेवलपमेंट कम है उसको ग्रो करने के लिए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से स्टेप्स लाए गए हैं, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको आपके लिए हेल्पफुल वीडियो है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू दोस्तों।